रिप्रोडक्शन इन अस्टिलैगो। आज हम अस्टिलैगो नामक फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। अस्टिलैगो में रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन विधि द्वारा होता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह के लैंगिक अंगों का निर्माण नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स के द्वारा कंप्लीट होता है और ये 3 स्टेप्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगेमी, कोशिका द्रव्य संलयन। सेकेंड स्टेप इज कैरियोगेमी, केंद्रक संलयन। एंड द थर्ड स्टेप इज मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। इन 3 स्टेप्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है यह कंप्लीट होता है और इन तीनों स्टेप्स के द्वारा स्पोर्स का निर्माण होता है और यह स्पोर्स क्लेमाइडोस्पोर्स हैं और बेसिडियोस्पोर्स हैं। आइए इन स्टेप्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी जिसे हम कोशिका द्रव्य संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान 2 अपोजिट स्ट्रेन की प्राइमरी माइसीलियम, जिसे हम प्राथमिक कवक जाल कहते हैं, 2 अपोजिट स्ट्रेन के प्राथमिक कवक जाल अथवा प्राइमरी माइसीलियम आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और इनकी कोशिकाओं में संलयन होता है। इनकी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है और सेल वॉल डिसॉल्व होने के फलस्वरूप इनका कोशिका द्रव्य है एक ही कोशिका में समाहित हो जाता है। और कोशिका द्रव्य एक ही कोशिका में समाहित हो जाने से 2 अपोजिट स्ट्रेन के इनके न्यूक्लियाई, 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई अब एक ही कोशिका में समा जाते हैं। ऐसे कोशिका को हम डायकैरियन कहते हैं। डायकैरियन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 केंद्रक और वो भी जेनेटिकली डिफरेंट एक ही कोशिका में उपस्थित होते हैं। इसमें प्लाज्मोगेमी तो यानी कि कोशिका द्रव्य संलयन तो हो गया है, लेकिन केंद्रक संलयन कुछ समय पश्चात होता है, इसे हम कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियोगेमी इज डिलेड और कैरियोगेमी डिलेड होने के फलस्वरूप ही डायकैरियन सेल का निर्माण होता है और यह डायकैरियन सेल क्लैम्प कनेक्शन विधि द्वारा विभाजित होकर सेकेंडरी डायकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करती है। सेकेंडरी डायकैरियोटिक माइसीलियम जो कि 2 अपोजिट स्ट्रेन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम के संलयन से बना है, यह सेकेंडरी डायकैरियोटिक माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका में 2 जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई उपस्थित हैं। यह सेकेंडरी डायकैरियोटिक माइसीलियम प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करता है और फ्लावरिंग स्टेज के दौरान, जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज में होता है, फ्लावरिंग स्टेज के दौरान यह सेकेंडरी डायकैरियोटिक माइसीलियम काफ़ी एक्टिव हो जाता है और यह प्लांट के इनफ्लोरेसेंस रीजन में पहुंचकर वहाँ जो उपस्थित स्पाइकलेट्स है, उन स्पाइकलेट्स में उपस्थित पुष्पों में पहुंचकर यह ओवरी में इन्फेक्शन कॉज करता है। यह सेकेंडरी डायकैरियोटिक माइसीलियम ओवरी में इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है, यह डेंस मास ऑफ हाइफी का निर्माण करता है। यह डेंस मास ऑफ हाइफी, जिसे हम स्पोरोजिनस हाइफी कहते हैं या बीजाणुजनक तंतु कहते हैं, यह बीजाणुजनक तंतु ही क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। ओवरी में उपस्थित यह स्पोरोजिनस हाइफी की प्रत्येक कोशिका एक क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण करती है। प्रत्येक कोशिका एक क्लेमाइडोस्पोर का निर्माण करती है और यह क्लेमाइडोस्पोर्स जो होते हैं गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनमें 2 न्यूक्लियाई, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ न्यूक्लियाई उपस्थित हैं एवं इन क्लेमाइडोस्पोर्स की जो कोशिका होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, वह हाईली थिक होती है और यह 2 लेयर होती है, आउटर थिक एक्साइन एंड इनर थिक इंटाइन। अस्टिलैगो की लगभग सभी स्पीशीज में क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, लेकिन लूज स्मट में और कवर्ड स्मट में जो क्लेमाइडोस्पोर्स का वितरण है, डिस्पर्जल है, वह भिन्न होता है एवं इनका निर्माण थोड़ा सा अलग होता है। लूज स्मट में जो क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं वह फ्लावर की एक पतली झिल्ली द्वारा, थिन मेम्ब्रेन द्वारा ढके हुए रहते हैं और यह जो
यह फ्लावरिंग के समय ही बर्स्ट हो जाती हैं और इनके बर्स्ट होने से, मेम्ब्रेन के बर्स्ट होने से यह जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं फ्लावरिंग स्टेज के दौरान ही डिस्पर्स हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। और यह जो इन्फ्लोरेसेंस है इसका सिर्फ और सिर्फ यह काला दंड, बीच का काला दंड ही शेष रह जाता है। बट इन कवर्ड स्मट के अंदर यह जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं ग्रेन की वॉल के द्वारा जो है ढके हुए रहते हैं और यह अंत तक ग्रेन में ही बने रहेंगे, सीड में ही बने रहते हैं। और जब थ्रेशिंग का समय आता है, थ्रेशिंग के समय यह जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं ग्रेन की वॉल के बस्ट हो जाने पर रिलीज होते हैं और यह सॉइल में समा जाते हैं अथवा कई बार यह सीड या ग्रेन में ही बने रहते हैं और नेक्स्ट ईयर सीडलिंग इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इस तरह हमने देखा कि लूज स्मट और कवर्ड स्मट में स्पोर्स का जो डिस्पर्जल है वह अलग है। लूज स्मट में जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं फ्लावरिंग के समय ही रिलीज हो जाते हैं, जो है स्प्रेड हो जाते हैं और अदर हेल्दी प्लांट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनके फ्लावर्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और फ्लावरिंग स्टेज में ही रिलीज हो जाने के कारण यहाँ लूज स्मट में ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और जो इन्फ्लोरेसेंस है उसका सिर्फ काला दंड ही रहता है। जबकि कवर्ड स्मट में ग्रेन का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन वह जो है ग्रेन के अंदर जो है क्लेमाइडोस्पोर्स भरे हुए हैं और यह क्लेमाइडोस्पोर्स थ्रेशिंग के दौरान रिलीज होते हैं। यह बेसिक डिफरेंस है लूज स्मट में एंड कवर्ड स्मट में। क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं राउंडेड और अथवा इलिप्टिक शेप के होते हैं। यह गहरे भूरे रंग के होते हैं। बहुत अधिक संख्या में उपस्थित होने के कारण यह क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं डार्क पाउडरी ब्लैक मास ऑफ स्पोर्स की भांति दिखाई देते हैं और इन डार्क पाउडरी ब्लैक मास ऑफ स्पोर्स को हम जो है स्मट स्पोर्स अथवा टीलियोस्पोर्स भी कहते हैं। और इसीलिए स्मट स्पोर्स के कारण निर्माण होने के कारण इस फंजाई को, अस्टिलैगो को हम स्मट फंजाई कहते हैं और इस डिजीज को हम स्मट डिजीज कहते हैं। क्लेमाइडोस्पोर्स कुछ समय तक सुप्त अवस्था में रहते हैं। यह इमीडिएटली जर्मिनेट नहीं करते। यह क्लेमाइडोस्पोर्स यूनिसेल्युलर है, डाइकैरियोटिक है, हाईली थिक वॉल्ड है, 2 लेयर थिक है। इसमें 2 लेयर उपस्थित होती है, आउटर थिक एक्साइन, इनर थिन एंटाइन। यह जो है इमीडिएटली जर्मिनेट नहीं करते। 5 to 6 मंथ का इनका डॉर्मेंट इनएक्टिव स्टेज में बिताते हैं। लेकिन अस्टिलैगो की एक वैरायटी है, अस्टिलैगो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिगी, जो गेहूं में इन्फेक्शन कॉज करती है। इस अस्टिलैगो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिगी में जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं यह इमीडिएटली जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके नेक्स्ट जो है अदर हेल्दी प्लांट्स हैं उनमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जर्मिनेशन के समय जब सुटेबल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशंस फेवरेबल होती हैं और सुटेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर इन्हें मिलता है तब यह क्लेमाइडोस्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट के समय इसमें जो उपस्थित 2 न्यूक्लियाई हैं यह फ्यूज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कैरियोगैमी प्रोसेस होता है जर्मिनेशन के समय और यह 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सिन कैरियन डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। अब यह यूनिसेल्युलर और सिन कैरियन है क्लेमाइडोस्पोर्स और इसमें कैरियोगैमी प्रोसेस के फलस्वरूप जो है 2 न्यूक्लियाई जो है फ्यूज हो गए हैं। यहाँ कैरियोगैमी प्रोसेस हुआ है और इसकी जो एक्साइन है यह बर्स्ट हो जाती है। वाटर एब्जॉर्प्शन के दौरान यह जो क्लेमाइडोस्पोर्स है स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है और इसकी एक्साइन बर्स्ट हो जाती है और इंटाइन जो है इसकी बाहर आती है जर्म ट्यूब के रूप में। इस इंटाइन में अथवा जर्म ट्यूब में जो है मियोसिस की प्रोसेस होती है जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस से 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण होता है। इस 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस में से 2 are of 1 strain, 2 are of plus strain
एंड 2 आर ऑफ माइनस स्ट्रेन। 2 प्लस स्ट्रेन के हैं, 2 माइनस स्ट्रेन के हैं। 4 न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने के पश्चात इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। जर्म ट्यूब में सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। अब यह जो है 4 सेल्ड जर्म ट्यूब है, इसको हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं। सेप्टा के फॉर्मेशन के बाद में हम इसे बेसिडियम कहते हैं। बेसिडियम जो है इसमें 4 कोशिकाएं होती हैं, इन्हें बेसिडियल सेल कहते हैं। यह बेसिडियल सेल जो है बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण करती है। बेसिडियोस्पोर्स जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, प्रत्येक बेसिडियल सेल से जो है बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है और बेसिडियल सेल में उपस्थित न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड करता है। एक न्यूक्लियस तो बेसिडियल सेल में ही रहता है और दूसरा न्यूक्लियस जो है बेसिडियोस्पोर में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह प्रत्येक बेसिडियल सेल से बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि 4 ही बेसिडियोस्पोर बनेंगे, ये बेसिडियल सेल जो है रिपीटेडली बेसिडियोस्पोर का निर्माण करती है। बेसिडियोस्पोर आपस में जो है बडिंग द्वारा भी मल्टीप्लाई करते हैं और बडिंग के द्वारा मल्टीप्लाई करके ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं इंक्रीज हो जाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स आर डिसेमिनेटेड अवे बाय विंड, यह जो है हवा द्वारा जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं और यह जब सुटेबल जो है प्लांट, हेल्दी प्लांट्स पे या उनके फ्लावरिंग प्लांट्स पे जब लैंड करते हैं या गिरते हैं तो यह जर्मिनेट होकर प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण करते हैं। यह प्राइमरी माइसीलियम जो है बाद में अगेन प्लाज्मोगेमी के द्वारा जो है सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करता है। प्राइमरी माइसीलियम जो है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन ऑफ बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर की स्ट्रेन के अकॉर्डिंग प्राइमरी माइसीलियम इट में बी ऑफ प्लस स्ट्रेन भी हो सकता है और यह माइनस स्ट्रेन का भी हो सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि अस्टिलैगो में जो है प्लाज्मोगेमी विधि द्वारा जो है कोशिका द्रव्य संलयन विधि द्वारा 2 प्राइमरी माइसीलियम अपोजिट स्ट्रेन के सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करते हैं। सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम इनफ्लोरेसेंस रीजन में पहुंचकर क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करते हैं और क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं जब जर्मिनेशन होता है उस समय इनमें कैरियोगेमी होती है जो कि सेकेंड स्टेप है कैरियोगेमी, और जर्म ट्यूब जिसे हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं इसमें होता है थर्ड स्टेप मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 न्यूक्लियस का निर्माण, हैप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण होता है और यह बेसिडियल सेल बाद में बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण करती है। बेसिडियोस्पोर्स आर हैप्लॉइड स्पोर्स, यह थिन वॉल्ड हैप्लॉइड स्पोर है जो जर्मिनेट होकर प्राइमरी माइसीलियम का निर्माण करते हैं। इस तरह हमने देखा कि जो लूज स्मट है और कवर्ड स्मट है इसमें इन्फेक्शन का प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। लूज स्मट में जहाँ जो स्पोर्स का डिस्पर्जल है वह फ्लावरिंग स्टेज के दौरान ही हो जाता है और यह क्लेमाइडोस्पोर्स जो कि फ्लावरिंग स्टेज में ही डिस्पर्स्ड हो गए हैं, डिसेमिनेटेड हो गए हैं और यह अदर हेल्दी प्लांट्स में के फ्लावर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसे हम कहते हैं पुष्प संक्रमण, ब्लॉसम इन्फेक्शन, जो कि फ्लावरिंग स्टेज के दौरान होता है, जबकि कवर्ड स्मट में जो क्लेमाइडोस्पोर्स हैं सीड के अंदर उपस्थित होते हैं और यह नेक्स्ट ईयर जब हम यह इन्फेक्टेड सीड जब हम खेत में बोएंगे तो यह इन्फेक्टेड सीड जो है सीडलिंग इन्फेक्शन यानी कि नवोद्भिद संक्रमण जो है कॉज करते हैं। तो दोनों ही कवर्ड स्मट में और लूज स्मट में संक्रमण का जो प्रकार है वह भी डिफरेंट है। लूज स्मट में जहाँ ब्लॉसम इन्फेक्शन पुष्प संक्रमण होता है, वहीं कवर्ड स्मट में जो है संक्रमण का जो प्रकार है वह सीडलिंग इन्फेक्शन है। इस तरह अस्टिलैगो में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है हमने स्टडी किया है। धन्यवाद।